हेलो बच्चों। तो आज टर्न है बायोकेमिस्ट्री पार्ट 3। तो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के 2 पार्ट ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, ये तीसरा पार्ट है। पहले भी बता चुका हूँ, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट। आप अपने सब्जेक्ट का नाम तो जानते हो ना, एटलीस्ट इतना तो यार देखो एफर्ट करना पड़ेगा कि आपको अपने सब्जेक्ट के नाम याद रखने पड़ेंगे। अगर नाम याद है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट खोलिए, सारे के सारे सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं। और जो भी पार्ट बनाता जाता हूँ वो पार्ट उसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, जैसे ये बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का पार्ट 3 है, तो ये किस प्लेलिस्ट में जाएगा? बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के एमसीक्यू के पार्ट में जाएगा। पार्ट 2 पार्ट 1 और 2 पार्ट उसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मीन्स आज जब देखोगे आप इस वीडियो के बाद तो उस पर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस पर। अच्छा, कुछ बच्चों का कहना है कि सर 4-5 वीडियो डालिए, 5-6 वीडियो डालिए। अब ये बताओ, वो क्वेश्चन चाहिए जो एग्ज़ाम में फंसे या कचरा चाहिए? क्योंकि अभी लगता है 4-5 वीडियो में डाल दूँ, 10 वीडियो डाल दूँ मैं, डाल भी दूंगा, लेकिन फिर क्वालिटी नहीं रह जाएगी। खुद डिसाइड करो, क्वांटिटी लेनी है या क्वालिटी लेनी है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन आसान नहीं होता है। एग्ज़ाम से पहले बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स बनते हैं ना, बड़ी हायर राइटर्स की बुक पढ़ी जाती है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करते हो? प्रिसाइज नोट्स, जो आप नोट्स जो है बहुत छोटे में, मतलब क्योंकि समय नहीं रहता है भाई, कल एग्ज़ाम दे के आए, कल फिर एग्ज़ाम है, समय आपके पास है ही नहीं। तो इसीलिए क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे भरोसा रखो। सेकेंड ईयर वालों के साथ भी यही किया, 3-3 4-4 वीडियो बनाए थे और आप देखिए पूरा पेपर उन्हीं में से फंस गया। समझ गए? तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसके जितना मैं बनाता जाता हूँ मुझे पूरा पता है। और बिल्कुल परेशान मत होइए कैसे आपकी तैयारी करानी। मैंने क्या कहा, साल भर आपने अपने हिसाब से पढ़ लिया, पढ़ के देख लिया आपको कितना आता है। 10 दिन बचे हैं, 10 दिन मेरे हिसाब से पढ़ लो। सेकेंड ईयर वालों ने ट्रस्ट किया, भाई मैं ये नहीं कर, अब तो मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरे पे ट्रस्ट, आप अपने सीनियर्स को देखो और देखो उनके कितने फंसे, उस हिसाब से आप अपने मुझ पे ट्रस्ट करो। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल एंजाइम्स आर, ये क्वेश्चन आपके सेकेंड ईयर में आया था। ऑल एंजाइम्स आर क्या होते हैं भाई? लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। क्या? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। इंसुलिन इज, अब इंसुलिन क्या होता है ये भी पेपर में आया था आपके सीनियर्स के। ठीक, तो ये मत सोचना कि सर सीनियर्स का पेपर मेरे ऊपर थोप रहे हैं, ये आपके भी सिलेबस में है। तो ऐसा नहीं है, आपके सिलेबस में भी ये चीज़ें आ सकती हैं। तो इंसुलिन क्या होता है भाई? ऑलिगोपेप्टाइड, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन जो आपका होता है वो होता है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है हमारा इंसुलिन, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या होते हैं भाई? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो क्या क्या है? एक्टिन है, मायोसिन है, ए एंड बी एंड फाइब्रिनोजन। तो इनमें कौन सा है? ए एंड बी मीन्स एक्टिन एंड मायोसिन आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अब स्टोरेज प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन कौन सा होता है? जो प्रोटीन स्टोर्ड हो जाए, जैसे ओवा एल्ब्यूमिन, केसीन, फेरिटिन, ये तीनों क्या हैं? हमारे स्टोरेज प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। यानी ओवा एल्ब्यूमिन, केसीन, फेरिटिन, ऑल दीज आर स्टोरेज प्रोटीन, यानी ए ऑप्शन सही है। विच वन इज नॉन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन? इनमें से जो कौन सा प्रोटीन के लिए क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं है? क्या है? इनमें से ये जो ऑप्शन दिए हैं प्रोटीन के लिए क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं है। निनहाइड्रिन रिएक्शन, सेलिवनॉफ टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, बायोलॉजिकल वैल्यू। तो इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव टेस्ट प्रोटीन के लिए नहीं है? दैट इज सेलिवनॉफ टेस्ट। सेलिवनॉफ टेस्ट जो है प्रोटीन के लिए नहीं होता है, राइट। बाकी निनहाइड्रिन, बायूरेट और बायोलॉजिकल वैल्यू ये सारे क्या हैं? आपके प्रोटीन के क्वालिटेटिव टेस्ट के मेथड्स होते हैं। ओके, आयोडीन टेस्ट इज क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर, आयोडीन टेस्ट जो होता है वो किसका क्वालिटेटिव टेस्ट है? प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आयोडीन टेस्ट किस केस में करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के क्वालिटेटिव टेस्ट के केस में करते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज आयोडीन। अब लिपोप्रोटीन क्या है भाई? वीएलडीएल, वीएलडीएल को क्या बोलते हो? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन की बाइंडिंग होती है तो बनता है हमारा लिपोप्रोटीन।
LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये सब के सब क्या है हमारे लिपोप्रोटीन्स के पार्ट हैं, राइट। VLDL, LDL, HDL। तो अब क्या है, DL से ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल मत समझ लेना, राइट। ये क्या है, डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। अब कोई वेरी लो है, कोई हाई है, कोई लो डेंसिटी है, ठीक है। तो इस तरह से इनको याद रखना। अब काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके सीनियर्स के एग्जाम में आया था। अब हो सकता है आप अपने सीनियर पूछो क्या 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, जरूरी नहीं है, ये एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है किस शिफ्ट में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन भी आया था एज इट इज, ठीक है। तो आपके सिलेबस में भी है, तो आपको जानना जरूरी है। तो काइलोमाइक्रॉन्स आर प्रोटीन, लिपिड, लिपोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि देखो क्वेश्चन पैटर्न कुछ ना काफ़ी कुछ सिमिलर रहेगा, इसी से अपने को अंदाजा लगता है। सेकेंड ईयर वालों के टाइम पे अपने पास कोई आइडिया नहीं था, लेकिन फर्स्ट ईयर के टाइम पे अपने पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, ओके। तो काइलोमाइक्रॉन्स आर प्रोटीन, लिपिड, लिपोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं हमारे लिपोप्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं लिपोप्रोटीन्स, ओके। अब जाइमोजन क्या होता है भाई, जाइमोजन प्रो इंसुलिन, पेप्सिनोजन, प्रो एंजाइम। मीन्स ये क्या है, इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, जो क्या होता है जब क्या बाद में हमारी बॉडी के अंदर बाद में ये एक्टिव होकर अपना एक्शन दिखाते हैं। जाइमोजन्स आर इनएक्टिव एंजाइम्स। जैसे इंसुलिन का क्या है प्रो इंसुलिन, पेप्सिनोजन, ठीक, प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम मीन्स इनएक्टिव है, एंजाइम्स जब बनेगा तो क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा। वैसे ही जाइमोजेंस हैं, ठीक है। तो ऑल आर जाइमोजेंस, ओके, यानी इनएक्टिव रहते हैं, बाद में एक्टिव हो जाते हैं। SGOT का फुल फॉर्म, ये आपके सीनियर्स के एग्जाम में ये भी आया था। अब आप लोग भी पक गए होगे सर सब तो सीनियर के एग्जाम में आया था, तो आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हो। तो चूंकि आपके सिलेबस में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके उसमें भी भाई आपने पढ़ा भी है। बताओ अगर पढ़ा है तो कौन सा सही है भाई। सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसफरेज, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसफरेज, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसमिनेज। यही एग्जाम, यही उसमें भी ऑप्शन थे। तो खुद सोचो कितना कंफ्यूजिंग है, चाहे जितना आपने पढ़ के रखा हो, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा मेरे अपने हिसाब से, ठीक है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पुट किया, क्योंकि आपके सीनियर्स भी काफ़ी कंफ्यूज हुए थे, उनका ये कहना है, ठीक। तो SGOT का जो सही फुल फॉर्म होता है दैट इज सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसमिनेज, ठीक। बहुत सारे बच्चों ने ट्रांसफरेज पे टिक कर दिया था। SGPT का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसफरेज, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसफरेज या नन। तो SGPT इज सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज, ओके। अब एंजाइम यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, कौन सा एंजाइम है भाई इनमें से जो कैंसर के ट्रीटमेंट पे हेल्प करता है, जैसे पैंक्रियाटिन, प्रोटीएजेज, लाइपेज या एस्परजिनेज। तो एस्परजिनेज जो एंजाइम होता है दैट इज हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ओके, यानी डी ऑप्शन सही है। अमीनो एसिड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, कौन से अमीनो एसिड्स हैं, जैसे कि जो हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड हैं दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बॉडी। ये क्या है डाइटरी सप्लीमेंट से इनटेक किए जाते हैं, बॉडी में ये सिंथेसाइज नहीं होते, बॉडी में ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इनको क्या है हमको आउटसाइड जो डाइट हम लेते हैं उस डाइट से सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना पड़ता है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन है, ये मैंने इसीलिए ढेर सारे लिख दिए हैं इसमें, ठीक है। आर्जिनिन हिस्टिडिन है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, ये क्या हैं दैट दीज आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड और नॉट प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं करेक्ट हैं, ओके। मेन प्रिकर्सर ऑफ सिस्टीन, सिस्टीन का मेन प्रिकर्सर क्या होता है, मेथियोनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। तो मेन प्रिकर्सर ऑफ सिस्टीन इज मेथियोनिन, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब टाइलिन क्या होता है भाई, सलाइवरी एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक माल्टेज, इंटेस्टाइनल लैक्टेज। तो बताइए भाई टाइलिन क्या होता है, स्टार्टिंग में ही होता है। अब स्टार्टिंग बता दिया तो ऑब्वियसली मुंह में समझ जाओगे, है ना। तो सलाइवरी एमाइलेज को हम लोग क्या बोलते हैं टाइलिन, राइट, पी इसमें साइलेंट है, इसको बोलते हैं टाइलिन, राइट। इफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इज गिवन वैल्यू ऑफ 100,
अब अगर ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन वैल्यू को 100 दिया जाए तो रिलेटिव वैल्यू ऑफ अरेबिनोज कितनी होगी? ठीक, डी अरेबिनोज की रिलेटिव वैल्यू क्या होगी इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज? अगर ग्लूकोज की 100 है, 110, 43, 9 या 19, तो रिलेटिव वैल्यू होती है डी अरेबिनेज की 9। ठीक, 9 होती है डी अरेबिनेज की रिलेटिव वैल्यू इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स क्या होता है भाई? ग्लाइकोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ माल्टोज या डी? तो बताओ भाई, ग्लाइकोजेनेसिस सबसे सिंपल टर्म है और शायद 9th क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं, समझे? फिर भी बहुत सारे बच्चे मतलब कंफ्यूज होंगे, है ना? लेकिन ठीक है, बट नेचुरल है, होता है कभी, काफ़ी टच छूट जाए एग्जाम में स्टडी से तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। देखो ध्यान रखो, ग्लाइकोजन एसिस मीन्स ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होना, क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक, ग्लाइकोजन की एसिस हो रही है यानी सिंथेसिस हो रही है। ठीक, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। एम्बडेन मेयर हॉफ पाथवे किसे बोलते हैं? एम्बडेन मेयर हॉफ पाथवे, ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोजन टू लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिसिस या ऑल? तो ग्लाइकोलिसिस को ही एम्बडेन मेयर हॉफ पाथवे बोलते हैं, या ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड के कन्वर्जन को, या ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड कन्वर्जन को। ये क्या ग्लाइकोलिसिस का पार्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्बडेन मेयर हॉफ पाथवे। तो क्वेश्चन इस तरह से घुमाए जा सकते हैं, और जब घुमाए जाएंगे तो कन्फ्यूजन बहुत सारा होता है। ओलिक, लिनोलिक एंड एराकिडोनिक एसिड आर, ये किस कैटेगरी के फैटी एसिड्स हैं? सैचुरेटेड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या प्रोटीन है? तो ओलिक, लिनोलिक एंड एराकिडोनिक आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कैसे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी डी ऑप्शन सही है। अब इसेंशियल, इसमें भी इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, कौन से हैं भाई? लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, देखो अलग अलग है, लिनोलिक है एक लिनोलेनिक एसिड है, और तीसरा क्या है? अरेकिडोनिक एसिड है। ठीक, तो अरेकिडोनिक एसिड इज ऑल्सो फैटी एसिड, ये भी पेपर में आया था, लेकिन कैसे आया था? ऊपर दिया था अरेकिडोनिक एसिड और नीचे क्या दिया था? फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स। ठीक, तो इस तरह के ऑप्शन थे। अरेकिडोनिक फैटी एसिड में सिंपल टिक करना था। तो लिनोलेनिक एसिड भी पूछ सकता है फिर ऑप्शन में, प्रोटीन, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, या कुछ भी XYZ, कोई भी, मतलब इस तरह से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर मैं 25 क्वेश्चन कराता हूँ तो उसमें 3 या 4 ऑप्शन होते हैं, तो 25 या 75, यानी 75 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। ये टेंडेंसी अगर आप लेके चलोगे, विश्वास मानो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बचेगा नहीं, आप सारे के सारे बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर लोगे। सिर्फ सीधे लेमैन की तरह मैं पढ़ाता जाऊं और आप पढ़ते जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे ऑप्शन आपको याद कर लेने, ताकि ये ऑप्शन को अगर घुमा के पूछा जाए कहीं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये सारे क्या हैं? एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। अब डिफिशियंसी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज, देखो स्फिंगोमाइलिनेज की डिफिशियंसी से क्या होता है? ठीक, आपके सिलेबस में है, मुझे मालूम है बहुत कम बच्चों ने इसको ध्यान दिया होगा, लेकिन मल्टीपल चॉइस की खास चीज़ यही तो ब्यूटी होती, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पुट कर लिया जाता है। और मेरे क्वेश्चंस ज़्यादा फंसते हैं, उसके पीछे की वजह भी है। मैं भी एकदम अंदर घुस के उन टर्मिनोलॉजी को निकाल के बाहर ले आता हूँ आपके सामने, जो आपकी नज़र में नहीं फंसते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं, और जब आते हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में भी ये बारीक चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो स्फिंगोमाइलिनेज की डिफिशियंसी से क्या होता है भाई? निमैन-पिक डिजीज़ या स्प्लीनोमेगैली, डिपोजिशन ऑफ स्फिंगोमाइलिन या ऑल? तो ये सारे के सारे क्या हैं? डिपोजिशन भी होता है स्फिंगोमाइलिन से, जिससे डिफिशियंसी होने लगती है, और क्या निमैन-पिक डिजीज़ भी बोलते हैं, और स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है। ये सब किसकी वजह से होता है स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की वजह से, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो। जो ठीक है, फिर साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉल, अगर साइज रेड ब्लड सेल्स का या रेड ब्लड कार्प सेल्स का, RBC का साइज छोटा हो जाए
तो हीमोलिटिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया या मैक्रोसिटिक एनीमिया, क्या बोलते हैं भाई? देखो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं, बहुत सारे बच्चे इसमें भी दिमाग लगाएंगे, अरे यार छोटा हो गया, माइक्रोसिटिक एनीमिया इतना आसान तो पूछ ही नहीं सकता, इतना आसान नहीं पूछ सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये दिमाग में आने लगता है। क्यों नहीं आसान पूछ सकता? पूछा जा सकता है ना भाई, लोगों के दिमाग में आता है इतना आसान कैसे पूछ लेगा यार, 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर में तो 2 पेज भरने पड़ते तब 3 नंबर मिलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में जहाँ दिमाग लगाना है वहाँ दिमाग लगाइए, जहाँ नहीं लगाना वहाँ बिल्कुल मत लगाइए। क्या सिंपल सी बात कर रहा है कि भाई रेड ब्लड सेल्स का साइज स्मॉल हो गया तो कौन सी, अगर छोटा हो गया है तो जाहिर सी बात माइक्रो मीन्स छोटा, यानी माइक्रोसिटिक एनीमिया, यानी सी ऑप्शन पे टिक कर दो। यहीं अगर आरबीसी यानी या रेड ब्लड सेल्स का साइज बड़ा हो जाता तो क्या हो जाता, मैक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता, राइट। एंडोक्राइन डिसऑर्डर किसे बोलते हैं? स्टार्वेशन, डायबिटीज मेलाइटस, लिपोप्रोटीन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे और तो कुछ पता नहीं चल रहा है, स्टार्वेशन हो नहीं सकता, लिपोप्रोटीन हो नहीं सकता है, तो एक ही बचा हमारे पास। तो यहाँ पे दिमाग लगाओ चाहे ना लगाओ, आपको टिक एक पे ही करना, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, यानी डायबिटीज मेलाइटस। अब गाउचर डिजीज आर रिलेटेड टू, अब जो गाउचर डिजीज होती है किससे रिलेटेड होती है? प्रोटीन से, फैटी एसिड से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पुट होते हैं, ठीक, कि मतलब कोई भी टर्मिनोलॉजी कहीं से भी उठा के दे दी, अब ये किस चीज़ से रिलेटेड बताओ, लिपिड है, प्रोटीन है, एंजाइम है, फैटी एसिड, मीन्स बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। मतलब हम लोगों ने एग्जाम में यही सारी चीज़ें देखी कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ये तो बहुत अच्छा है कि मैंने 4-5 वीडियो बनाए थे और किस्मत कुछ मेरी भी अच्छी थी कि क्वेश्चन फंस गया उससे, बराबर। इसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत स्मार्ट था, मैं ही बोलूँगा मेरी किस्मत अच्छी थी, ठीक। या हो सकता है जिसने बनाया उसको यूट्यूब पे अच्छे मैं यही बोलूँगा कि अच्छे एमसीक्यू नहीं मिले, तो उसने क्या किया, जाहिर सी बात है ऑनलाइन ही बनाया होगा उसने, भाई बुक से कौन ऐसा एमसीक्यू ढूंढ के लेके आएगा, तो जाहिर सी बात है उसको दिखा, इतने सारे वीडियोस पड़े हैं, इतने सारे व्यूअर्स हैं, एक दिन में 60-60 70-70 हज़ार बार मेरे वीडियोस देखे गए बच्चों, ये लेवल था। मीन्स यूट्यूब आप कहीं भी खोलो सिर्फ मेरे वीडियोस दिखते थे सेकंड ईयर के एग्जाम के टाइम पे, तभी तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट ईयर ना के बराबर है, एक दिन में 1 के यानी 1000 व्यू हो पाता है, और सेकेंड ईयर में 15-15 20-20 के एक दिन में हो जाता था, राइट। तो खैर इस चीज़ से फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, आप 4 लोग होगे तो भी मैं उसी तरह पढ़ाऊँगा, और 4000 होगे तो भी मैं पढ़ाऊँगा उसी तरह, और 4 लाख होगे तो भी मैं उसी तरह पढ़ाऊँगा, राइट। तो ये मत सोचना कि हमारी संख्या कम है तो सर इंटरेस्ट कम लेंगे। बच्चों विश्वास मानो, मैं कितना इंटरेस्ट लूँगा ये आपका एग्ज़ाम बताएगा, एग्ज़ाम बताएगा, और एग्ज़ाम देने के बाद आपके कमेंट बताएंगे, राइट। तो पहले से मैं कुछ बताऊँगा नहीं, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो, बस ये समझ लो कि जितनी ईमानदारी से मैंने सेकंड ईयर के लिए एमसीक्यू बनाए थे उससे ज़्यादा मेहनत करके, क्योंकि आपके पास मेरा अब एक्सपीरियंस है, ज़्यादा मेहनत करके मैं आपके वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो गाउचर्स डिजीज आर रिलेटेड टू लिपिड। आइसोलेशन ऑफ एंजाइम की टेक्निक्स क्या होते हैं? प्रेसिपिटेशन टेक्निक, इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन या ऑल। तो एंजाइम के आइसोलेशन के लिए प्रेसिपिटेशन टेक्निक भी यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक भी यूज़ होती है, और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक भी इस्तेमाल की जाती है आइसोलेशन ऑफ एंजाइम, यानी ये सारे के सारे सही हैं। और इसी के साथ 25 क्वेश्चन और थर्ड पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री आपका खत्म होता है। अच्छे से पढ़ते जाइए और लिंक को शेयर करते जाइए दोस्तों में और दूसरे कॉलेजेस में। ओके, बाय।